हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जैसा आपको पता है कि हम टॉप 100 न्यूमेरिकल की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी सीरीज़ में हम आगे आए हैं एक नया क्वेश्चन लेके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये, जो आपकी स्क्रीन पे है। ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक कॉसेक a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि 2014, 2020 और 24 में पूछा भी गया है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। थोड़ा सा अच्छे से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकता है, आता रहता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मालूम है। सबसे पहले हमें कहा है कि प्रिज्म कोण कितना है बच्चों, ए। तो लिखेंगे प्रिज्म कोण कितना दिया गया है बच्चों, ए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, बच्चों अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक को लिखते हैं एन से। तो अपवर्तनांक जिसको हम एन से लिखते हैं, वो दिया हुआ है बच्चों कॉसेक a/2। ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम का मान बच्चों हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। ठीक है, तो लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। फॉर्मूला होता है बच्चों n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है। अब चूंकि n का मान बच्चों दिया हुआ है, हमें अपवर्तनांक n का मान दिया हुआ है क्या, कॉसेक a/2। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कॉसेक a/2, कॉसेक a/2। सामने हमारे साइन ए, तो ए ही रहेगा, बस डेल्टा एम को भी बच्चों क्या लिखना है, हमें मालूम करना है। तो इसलिए हमें डेल्टा एम को एम ही लिखना पड़ेगा, पूरे का अपॉन बच्चों 2 साइन a/2। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें इसको अकेला करना पड़ेगा। अब अकेला कैसे करेंगे, पहले इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें मालूम है जो चीज़ बट्टे में होती है, जो भाग में होती है, वो इधर आके गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा कॉसेक a/2 इंटू में आएगा बच्चों साइन a/2, और सामने हमें मिलेगा साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल m/2। ठीक है। अब ये चीज़ बच्चों कैसे सॉल्व की जाए, उसको ध्यान से समझिएगा। कॉसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, कॉसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ से हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 1, और सामने मिलेगा साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m/2। ठीक है। अब बारी है साइन को हटाने की, क्योंकि जब तक साइन नहीं हटेगा तब तक हमें डेल्टा m की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो साइन को हटाने के लिए आप ये वैल्यू देखिए ध्यान से, ये वैल्यू साइन की कितनी डिग्री की वैल्यू होती है। तो हमें मालूम है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, क्योंकि इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो साइन a प्लस डेल्टा m/2। अब ध्यान से देखिए, साइन और साइन दोनों तरफ है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा इधर 90 डिग्री। ठीक है। इधर बचेगा बच्चों a प्लस डेल्टा m/2। अब इस 2 को क्या करेंगे, इधर लाके मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ये वैल्यू बन जाएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है। सामने मिलेगा हमें a प्लस डेल्टा m। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा m की। तो डेल्टा m को बच्चों जब हम अकेला करेंगे तो a को इधर लाना पड़ेगा, और जब a इधर आएगा तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमें डेल्टा m की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा m इक्वल 180 डिग्री माइनस a। और यही है हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर।
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक ए तथा अपवर्तन कोण ए तथा अपवर्तनांक कॉट ए बाई 2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बच्चों 2022 में पूछा गया है। अब रही बात कि ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू थोड़ी सी अलग दी गई है। वहां पे अपवर्तनांक दिया था बच्चों कॉसेक ए बाई 2 और यहाँ पे दिया है कॉट ए बाई 2। तो प्रोसेस सबको सेम रहेगा, बस हमें सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे दिया है प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना है बच्चों, ए, और अपवर्तनांक दिया बच्चों, अपवर्तनांक यानी कि n, कॉट ए बाई 2, और हमें न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा m का मान निकालना है। तो चलिए लिखते हैं पहले फॉर्मूला। लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 पूरे का अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू इस बार दे रहा है कॉट a बाई 2, और a को a ही रखना है, डेल्टा m को डेल्टा m ही लिखना है, और a को ही रखना है। तो चलिए देखते हैं, हम n को लिखेंगे कॉट a बाई 2, कॉट a बाई 2 साइन a प्लस डेल m बाई 2 पूरे का अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, इस बार बच्चों हमें करना क्या है, इस बार कॉट को चेंज करना पड़ेगा साइन और कॉस की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए, जब हम कॉट का फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला मिलता है बच्चों कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉस अपॉन साइन, तो यहां से हम कॉट ए बाई 2 को लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, और सामने हमारे पास क्या है बच्चों, साइन ए प्लस साइन ए प्लस डेल m बाई 2, और पूरे का अपॉन साइन a बाई 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाले हिस्से के नीचे जो कोण है साइन का वो भी a बाई 2, ये भी a बाई 2, दोनों हिस्सा मैच कर रहा है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला बच्चों, कॉस a बाई 2 इक्वल में साइन a प्लस डेल m बाई 2। ठीक है, अब फिर से हमें साइन और कॉस को हटाना है, तो अगर आपको साइन या कॉस को हटाना है तो या तो दोनों को आपको एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब कॉस को अगर हम साइन बनाएं तो कैसे लिख सकते हैं, शायद आपको फॉर्मूला याद होगा कि कॉस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस a बाई 2, और साइन इधर वाला हिस्सा बच्चों बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब क्या होगा, दोनों तरफ साइन साइन इक्वल है, तो साइन से साइन बच्चों हम कैंसिल करेंगे, और इधर हमें मिलेगा 90 माइनस a बाई 2 इक्वल में a प्लस डेल m बाई 2। ठीक है, तो हमें डेल्टा m को अकेला करना है बच्चों, तो इसके लिए हमें पहले इस 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हिस्से में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए, तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे इधर, तो पहले 2 आएगा 90 से मल्टीप्लाई करने, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2 इंटू में 2, और यहाँ पर बचेगा हमें a प्लस डेल्टा m।
अब यहाँ से बच्चों 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस ए इक्वल ए प्लस डेल एम। हमें बच्चों डेल्टा एम की वैल्यू चाहिए, तो ए को लाना पड़ेगा इधर। अब डेल्टा एम जब उधर लिखा जाएगा अकेला, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं और इस चीज़ को हम इधर से लिखते हैं, ठीक है। 180 माइनस से पहले से था, अब ए को जब इधर लेके आएंगे जो प्लस में था वो भी माइनस हो जाएगा, और हमारे पास जो डेल्टा एम की वैल्यू आएगी वो आएगी 180 माइनस 2a, और यही है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन 2 बार आया भी है, ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन का मतलब समझते पहले। प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेमी की दूरी है, ज्ञात कीजिए कि 9 सेमी फोकस दूरी वाले। सबसे पहले आपको क्या करना है, कह रहा है कि प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोत हैं जिनकी मध्य 24 सेमी की दूरी है, ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। हम मानते हैं एक स्रोत यहाँ है जिसको S1 का नाम देंगे, और एक स्रोत यहाँ पर है जिसको S2 का नाम देंगे, ठीक है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 9 सेमी फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें। अभिसारी का मतलब होता है बच्चों उत्तल लेंस। कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। हमें नहीं मालूम है बच्चों कि इनके बीच में हम लेंस को कहाँ रखें, तो हम मानते हैं कि हम इस चीज़ को यहाँ रखने जा रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में बच्चों जो डिस्टेंस है वो 24 सेमी है, और हम मानते हैं कि ये जो लेंस रखा है हमने वो x दूरी पर रखा है, ठीक है। तो ये दूरी क्या होगी बच्चों, 24 माइनस एक्स, ठीक है। कह रहा है कि दोनों स्रोतों का जो इमेज है वो एक जगह पे बनना चाहिए। अब अगर आप वैसे ही पढ़ते अगर लेंस को, तो इमेज बनाते तो इसका इमेज कहीं इधर बनता, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका इमेज कहीं यहाँ बनता। तो एक स्थिति पे कभी हो ही नहीं सकता। तो हमें मानना पड़ेगा कि इमेज जो है ना, एक ऑब्जेक्ट का एक साइड और दूसरे ऑब्जेक्ट का भी उसी साइड बनेगा। तो हम मानते हैं कि जो पहला हमारा स्रोत है इसका इमेज बन रहा है कहीं यहाँ पर, ठीक है, कहीं यहाँ पर, जिसकी डिस्टेंस को हम मान सकते हैं बच्चों, चाहे हम v मान लेते हैं, ठीक है, v मान लेते हैं। तो चलिए हम पहले स्रोत के लिए इस बनने वाले इमेज का कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। लिखेंगे पहले स्रोत S1 के लिए, पहले स्रोत S1 के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक है। बच्चों f क्या है, f हमें मालूम है, ठीक है। तो f को हम ऐसे लिखेंगे। v क्या है बच्चों, इस लेंस के लिए v है हमारा ये, और ये चूंकि ये आगे रखा हुआ है या आगे बन रहा है तो इसको हम निगेटिव में लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ से हम f को f ही लिखेंगे, लेकिन v को बच्चों माइनस v लिखेंगे। v को माइनस v लिखा जाएगा। u का काम बच्चों कौन कर रहा है, u का काम कर रहा है x, और चूंकि x ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसलिए ये भी निगेटिव में लिया जाता है, ठीक है। तो माइनस u, ठीक है। अब 1/f, ये माइनस ऊपर जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बच्चों यहाँ से अगर हम v को अकेला करना चाहेंगे तो बनेगा क्या, ये इधर आएगा, ये चीज़ इधर आएगी और ये चीज़ इधर जाएगी। तो 1/v इक्वल 1/u माइनस 1/f, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू हमारा ये x है, ठीक है, x है। तो v हमारा इधर आ गया, 1/x लिखेंगे। तो 1/x इधर आएगा बच्चों माइनस 1/f, ये हमारा
पहला इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सतह यानी कि स्रोत 2 के लिए। लिखेंगे स्रोत H2 के लिए, H2 के लिए। अब H2 के लिए बच्चों जब फॉर्मूला लगाएंगे 1/v -1/u, तो F तो बच्चों वही रहेगा, लेकिन V का काम बच्चों फिर से वही करेगा, क्योंकि यहां से बच्चों हमें V देखना है, यहां से। तो V इस बार इस सतह के लिए पीछे बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा। U बच्चों क्या है हमारा, इस S का इस सरफेस से डिस्टेंस। ठीक है, इस S का इस सरफेस से डिस्टेंस जो कि है 24 -x। क्योंकि बच्चों ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसलिए निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो 1/f 1/v प्लस 1/24 -x। ठीक है, फिर से यहाँ से हम v को अकेला करेंगे, तो 1/v, और जब ये चीज़ इधर आएगी तो इस बार f हमारा पॉजिटिव है, ये चीज़ निगेटिव हो जाएगी 24 -x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 v की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 भी v की वैल्यू है। तो अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है तो ये वाला पार्ट भी इस पार्ट के बराबर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम तुलना करवाते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 1/v जिसकी वैल्यू है 1/x -1/f इक्वल होगा बच्चों समीकरण 2 का ये वैल्यू 1/f -1/24 -x। ठीक है, x वाले पार्ट को अलग करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ करते हैं, तो 1/x ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगा 24 -x। इधर क्या बच रहा है बच्चों 1/f, ये f उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/f। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 24 -x का 1 में, तो 24 -x प्लस में x पूरे का अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो 24 x -x स्क्वायर। इधर क्या बनेगा बच्चों 1/9 प्लस 1/9, क्योंकि f की वैल्यू हमें दी हुई है बच्चों क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऊपर क्या देख रहे हैं कि x पॉजिटिव है निगेटिव है कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 24 तो 24 अपॉन में 24x -x स्क्वायर। इधर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आधार बराबर यानी बेस इक्वल है, तो नीचे वाले को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले को एक और एक दो जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऊपर 24 ऊपर 2 है तो ये इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 9 में 108, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 24 -x। इक्वेशन को सीधा लिखते हैं, यानी ऐसा करो ना, सबको इधर ले आओ, सबको इधर लाते हैं ताकि हमारा x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। तो इधर आएगा तो सबसे पहले बड़ी पावर लिखी जाएगी, इसके बाद 24 माइनस में आ जाएगा, ये तो अपनी जगह था ही। ठीक है, वन 108 इक्वल में बच रहा है 0। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये तो गुणनखंड बनेगा, द्विघात समीकरण, यानी इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर आप सिलेक्ट करो कि मल्टीप्लाई करने पर 108 यानी 108 आए और ऐड कर दिया जाए तो 24। तो हमारे पास जो नंबर होता है 18 और 6, 108
18 + 6 24, ठीक है। तो हमें मालूम है कि वो नंबर है 18 और 6। तो चलिए हम इसको अब फैक्टराइजेशन इसका करते हैं। x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 18x + 6x + 108 इक्वल में 0। ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों तो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, 108। अगला स्टेप है बच्चों कॉमन लेना, इसमें और इसमें कॉमन लिया जाएगा। तो कॉमन लेने के लिए इसमें से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x - 18 माइनस यहाँ पे 6 कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा यही चीज़ बचने वाली बच्चों, x - 18, ठीक है। अब ये और ये ब्रैकेट बच्चों सेम मिल रहा है तो इनको एक बार लिखेंगे, x - 18। अगले ब्रैकेट में जो बाहर होते हैं बच्चों उनको लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 6। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x - 18 = 0, तो x = 18, और यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x - 6 = 0, तो x = 6। ये हमारा x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हो सके तो अगर हमारा जो लेंस है वो पहले स्रोत से अगर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो दूसरे वाले से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, और अगर पहले स्रोत से वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो दूसरे स्रोत से वो 6 सेंटीमीटर में। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। लिखेंगे अतः लेंस का स्रोतों से दूरी, लेंस का स्रोतों से दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर अथवा 18 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को भविष्य पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।